गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान और सुबह का आगाज़ ये आपका बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ वाक़या होती रहें। जिस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो कि कदर नहीं करते उन तमाम नेमतों की जो कि हमें मुयस्सर होती हैं, जिसमें अच्छा वक्त हमारे पास होता है, अच्छा रिश्ता हमारे पास होता है, अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतें हमारे पास होती हैं और मालो दौलत हमारे पास होता है। हर वो खुशी चाहे छोटी से क्यों ना हो हमारे पास अगर मुयस्सर है तो इसका मतलब है कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा लकी, सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान है। मगर जो शख्स इन तमाम चीज़ों की, इन तमाम नेमतों की कदर नहीं करता तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि वो शायद बड़ा बदकिस्मत इंसान होता है जो तमाम चीज़ें अपने पास होते हुए भी उनकी कदर नहीं करता। और जब हम इन तमाम चीज़ों की कदर कर लेते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने अपनी तमाम नेमतों से किस कदर हसीन नेमतें हैं, किस कदर हसीन रिश्ते हैं जिनसे अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हमें रोज़ाना खाने के लिए अगर खुराक मिलती है, हमें इंजॉय करने के लिए वक्त मिलता है, हमें अपनी ज़िंदगी को बांटने के लिए अच्छे रिश्ते मिलते हैं, माँ बाप मिलते हैं, बहन भाई मिलते हैं, अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छा घर आपके पास होता है, चाहे छोटा सा क्यों ना हो, अपना घर हो तो वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। और इसके साथ साथ आपके पास तमाम नेमतें जो कि आप किसी की तरफ भी देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है और आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप कदर करते हैं उन तमाम चीज़ों की जो कि अल्लाह ताला ने आपको फराहम की हैं। तो इसलिए आज की अच्छी बात यह है कि कदर कीजिए तमाम रिश्तों की, तमाम नेमतों की, तमाम उन चीज़ों की जो कि आपके पास मुयस्सर हैं। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही कि बेकदरी हम आइंदा नहीं करेंगे। जो रिस्क हमें फराहम किया गया है, जो रिस्क अल्लाह ताला ने हमें अता किया, उसकी बेकदरी भी नहीं होगी, किसी भी नेमत की बेकदरी नहीं होगी। तमाम चीज़ों की हम कदर करेंगे तो ज़िंदगी हमारी बड़ी ही खुशगवार से गुजरना शुरू हो जाएगी। अच्छी बात के साथ ही मौसम कितना अच्छा है कितना बुरा है ये भी शेयर करना बड़ा ज़रूरी होता है। और जिस तरह से आप पिछले 1-2 दिन से सुन रहे हैं, मेरे अल्फाज हमेशा ही अच्छे होते हैं मौसम से रिलेटेड, क्योंकि मौसम आहिस्ता आहिस्ता अब बदलना शुरू हो गया है, हवाएं भी चलना शुरू हो गई हैं। जो स्वेटिंग का मसला था कि आप घर के कमरे से निकल नहीं सकते थे, तो वो मसाइल भी अब थोड़े कम होना शुरू हो गए। तो आज मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी सारा दिन में, मुख्तलिफ मुल्क के बड़े शहरों की सूरत हाल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और एज़ यूजुअल सबसे पहले हम जिंदा दिलान के शहर लाहौर की बात करेंगे कि लाहौर का मौसम कैसा रहेगा। तो लाहौर में आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि लाहौर में गर्मी के हवाले से तो गर्मी शाम में टूट जाएगी, हाँ, मगर कम से कम दर्जा हरारत तो 25 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद की सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पर भी लाहौर की निस्बत जो है गर्मी हमें कम देखने में मिलेगी। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत तो 24 रहेगा मगर मैक्सिमम 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है और शाम में यहाँ पर भी हवाओं के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। कराची का मौसम तो आज सारा दिन मोतदल सही रहेगा, ना ज़्यादा गर्मी रहेगी ना ही ज़्यादा कहा जा सकता है बहुत अच्छा रहेगा। कराची में कम से कम दर्जा हरारत तो 27 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मगर तमाम शहरों की निस्बत पेशावर में आज हमें थोड़ी सी गर्मी देखने में मिलेगी क्योंकि इसके डिग्रीज जो हैं आज सारा दिन में हमें हाई नज़र आ रहे हैं। कम से कम दर्जा हरारत यहाँ पर पेशावर में 24 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दिन भर मौसम गर्म रहेगा। और अब बात हो जाए कुछ कोयटा शहर की। कोयटा में मौसम कहा जा सकता है कि तमाम शहरों की निस्बत कदरे बेहतर भी होगा और पेशावर का सबसे ज़्यादा वर्स्ट अभी सिचुएशन है, मगर कोयटा में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 17 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जिस तरह से आपने हमारा कल का शो देखा, कल का एपिसोड देखा, उसमें हमने पंजाब पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से बात की, उनको जो दरपेश चैलेंजेस हैं उससे मुतालिक बात की। वैसे तो आवाम को बड़े उनसे शिकवे शिकायतें रहती हैं, मगर हर पुलिस चाहे वो किसी भी सूबे से बिलोंग कर रही हो, हर पुलिस के डिपार्टमेंट की अपनी भी मुश्किलात हैं, अपने भी मसाइल हैं। तो उन सारी चीज़ों को 1 बाय 1 हम लोग रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सूबे जितने भी हैं उनसे मुतालिक आपको अपडेट रखें कि पुलिस को क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। इस वक्त हमारे साथ
यासीन फारूक शेख साहब मौजूद हैं, चीफ ऑफ स्टाफ आईजी केपीके हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि केपीके की जो पुलिस है वैसे तो बड़ी मॉडल पुलिस है, मगर इनको क्या क्या मसाइल दरपेश हैं वो इन्हीं से जानेंगे। यासीन साहब, बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त निकालने का। सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताया कि अगर केपीके सूबे की ओवरऑल हम बात करते हैं, कितने पुलिस एहलकार हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं इस वक्त? हमारे टोटल जी तकरीबन 1 लाख एहलकार हैं जो ड्यूटी रोज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और ये हमारे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी, और जो नए अभी हमने टेक ओवर किए हैं ट्राइबल एरियाज उनमें भी, टोटल तकरीबन 1 लाख। ठीक है। यासीन साहब, किस तरह के केसेस हैं? अगर हम केपीके, अगर पंजाब पुलिस की जिस तरह से हमने कल बात की थी, बड़े हमें इस किस्म के केसेस भी मिलते हैं जैसे कि डेथ इन कस्टडी, अगर केपीके पुलिस की बात की जाए तो यहाँ पर किस किस्म के केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, और लोगों की तरफ से सबसे ज़्यादा कौन सी कंप्लेन है जो कि केपीके पुलिस से रिलेटेड आ रही है? जी, हमारे यहाँ पे जिस तरह आपने पहले फरमाया डेथ इन कस्टडी का, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी कोई मेजर केस नहीं है। हमने इस चीज़ में एक बाकायदा SOP दी हुई है तमाम अपने थानों में भी, ऑफिसर्स को भी, और इस चीज़ के ऊपर हमने बहुत सख्ती की हुई है कि ऐसा कोई केस सामने ना आए, और तमाम ऑफिसर को इस बारे में ब्रीफ किया हुआ है। इसके अलावा जो हमारे मेजर यहाँ पे क्राइम है उसमें कुछ अरसे से टेररिज्म का आपने देखा, एक हमारा एक बड़ा केपी का एक आंसर है इसमें, केपी पुलिस को इसमें सामना करना पड़ता है। मर्डर एक बहुत बड़ा हमारा एक यहाँ पे एक एस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा केसेस हैं, अल्दो इस साल वो भी बहुत कमी आई है। और इसके अलावा हमारे जो मसाइल हैं वो जो डिस्प्यूट्स होते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड, डिस्प्यूट छोटे छोटे होते हैं लेकिन अल्टीमेटली वो बढ़ जाते हैं और बहुत बड़ी उनकी डायमेंशन हो जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने ओवरऑल सारे क्राइम में कमी देखी है। ठीक है, लेकिन यासीन साहब, एक जो कंप्लेन हमें सुनने में मिलती है जिसमें यकसानियत काफ़ी ज़्यादा है, वो ये भी है केपीके की आवाम की तरफ से कि ईजी एक्सेस नहीं है थानों में, SHO तक या फिर किसी भी बड़े ओहदेदार तक ईजी एक्सेस नहीं है, और जो असर रसूख की बात हम पंजाब पुलिस में देखते हैं वो यहाँ हमें केपीके में भी नज़र आती है। तो ये किस तरह से आप लोगों ने केपीके पुलिस को फिर मॉडल के तौर पर सामने रखा हुआ है? इस तरह जी के ऐसी सरदस्त कंप्लेंट बहुत कम है जिसमें कि ये बात आई हो कि हमें पुलिस ऑफिसर एक्सेसिबल ना हो। हमारे यहाँ पे बिल्कुल ओपन डोर पॉलिसी है, कल्चर है, कोई भी साइल किसी टाइम 24 आवर्स वो थाने में जा सकता है, कोई भी साइल किसी ऑफिसर के पास जा सकता है विदाउट टेकिंग एनी अपॉइंटमेंट, उसको कोई अपॉइंटमेंट देने की जरूरत नहीं है। इवन सो वो IG से भी मिल सकता है, IG KP से भी आके वॉक इन आके करके मिल सकता है, इतनी हमने ओपन डोर पॉलिसी रखी हुई है। इसके अलावा हमने बाकी जो हैं अपने एक एक्सेस सिस्टम, पुलिस एक्सेस सिस्टम अपने बनाया हुआ है जिसमें हमने इनको 24 आवर्स हेल्पलाइन दी हुई है। इसके अलावा SMS सर्विस हमने उस SMS के थ्रू भी ले रहे हैं कंप्लेंट्स, और इन सारी हमने बाकायदा ऑर्गेनाइज करके, इंस्टीट्यूशनलाइज करके ऑफिसर्स हमने लगाए हुए जो इन चीज़ को मॉनिटर करते हैं और टू डे बेसिस को प्रोग्रेस देते हैं अपने सीनियर ऑफिसर्स को। अभी सरदस्त हम इस चीज़ में सेटिस्फाइड हैं जी कि हम एक्सेसिबल हैं, केपी पुलिस इज ऑलवेज एक्सेसिबल जी। ठीक है यासीन साहब, अगर केपीके की पुलिस की बात करते हैं तो टेररिज्म के अगेंस्ट जितना इन लोगों ने फाइट की है डेफिनेटली वो अप्रिसिएशन के काबिल है, मगर ये भी हम जानना चाहेंगे और देखने वाले भी कि केपीके पुलिस के अंदर कितने पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको भर्ती किया जाता है, और इसके साथ साथ पुलिस की अपनी काउंसलिंग के लिए कितनी बड़ी तादाद में साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो कि इनके काउंसलिंग भी करते हैं अगर इस किस्म के कोई वाक़यात रूनुमा होते हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास अपने स्कूल बनाए हुए हैं जहाँ पे अगर ऐसे वाक़यात से हमारे ऑफिसर्स हों जो इस ट्रॉमा से गुजर रहे हों, उनकी काउंसलिंग भी होती है। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं और वेरी वेल नोन साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी हम खिदमत देते हैं और हम अपने ऑफिसर्स का हर तरह से उनका हम लुक आफ्टर करते हैं। कितने पढ़े लिखे नौजवान हैं जो कि केपीके पुलिस में भर्ती किए जाते हैं?
इसमें जी जिस तरह जो स्टैंडर्ड हमारा प्रोसीजर होता है उसके हम बिल्कुल उसको फॉलो करते हैं। और जो ये लेवल्स की होती है बात होती है, सीनियर लेवल पे ग्रेजुएशन इज मस्ट, जूनियर लेवल पे इंटरमीडिएट इज मस्ट, उस चीज़ को हम फॉलो करते हैं जो कि एक सेट पैटर्न है गवर्नमेंट का एक मंजूर शुदा। डेफिनेटली यासीन साहब, ये तो वो मसाइल हैं, ये तो वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि आवाम को दरपेश होती हैं, जिनका हल आप लोग निकालने की कोशिश करते हैं। अब कुछ उन मसाइल की भी बात करते हैं जो कि केपी के पुलिस को खुद दरपेश हैं। कौन कौन से चैलेंजेस हैं या कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि हल होना बेहद ज़रूरी है? जी हमारा सारा सबसे बड़ा मसला लॉन्ग ड्यूटी आवर्स हैं जी। हमारा एवरेज पे एक जूनियर ऑफिसर वो 14 से 16 घंटे ड्यूटी करता है, दैट इज़ वेरी लॉन्ग। और फिर हमारा सबसे ये भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि पुलिस की ज़्यादातर ड्यूटी आउटडोर होती है, भले इन्वेस्टिगेशन हो, ऑपरेशनल ड्यूटी हो या ट्रैफिक की ड्यूटी हो। और एक जो जवान जो सड़क के ऊपर खड़ा होकर ड्यूटी दे रहा है, डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी उतना ठीक है जो एडिशनल में बैठ के कर रहे होते हैं, तो ये एक हमें बहुत मसला, ड्यूटी आवर्स आर वेरी लॉन्ग इन अवर। तो क्या कोई रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की गई है आईजी साहब को कि उन्हें बताया जाए कि डेफिनेटली अगर कोई इतनी बड़ी ड्यूटी आवर्स दे रहा है तो मेंटली तौर पे भी वो आदमी सिक हो जाएगा, फिर वो आवाम को सर्व किस तरह से करेगा? जी बिल्कुल, इस पे हमने कंसल्टेशन की हुई है और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद लोग अपॉइंट करें ताकि हम ड्यूटी आवर्स को नीचे ला सकें, इनकी शिफ्ट्स बनाई जाएं और इसको एक अच्छे तरीके से इनका बना सकें स्केड्यूल। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के मयार तालीम निसाब से मुताल्लिक़ बात करने जा रहे हैं, गैर निसाबी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ बात करने जा रहे हैं और हमारी जो तालीम का तरीक़ेकार है, किस तरह से बच्चे को तालीम दी जाए, किस तरह से उसकी तरबियत होनी चाहिए। एक स्कूल के अंदर एक उस्ताद का क्या किरदार होता है, उस स्कूल की इमारत उस बच्चे के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है और वो तालीम जो उसको दी जा रही होती है मुख्तलिफ दरसे कुतब के ज़रिए से, वो कितनी अहम होती है और उसका तरीक़ेकार क्या होता है। क्या हम उस मयार के ऊपर पूरा उतरते हैं या फिर नहीं? इससे मुताल्लिक़ बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमें मिल भी जाएंगी। मेरे साथ यहाँ पे वालिदैन भी मौजूद हैं एक बच्चे की, उनका तारुफ तो मैं आपसे कराऊंगी, मगर चूँकि मयार तालीम से मुताल्लिक़ बात कर रहे हैं और इसके साथ हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं तारुफ करा दूं कि माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं उरूज मोइस जो हमारे साथ मौजूद होंगी। बहुत शुक्रिया उरूज आपका। माहिर तालीम है डॉक्टर मुस्तकीज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी डॉक्टर साहब, आपने भी अपना वक्त निकाला। और नईमुल हसन, ये माहिर कानून तो है मगर एक बाप भी हैं, इन्होंने क्या कुछ फेस किया अपने बच्चों को तालीम के मैदान में जब भेजा, तो क्या कुछ चीज़ें थी जो इन्हें फेस करना पड़ी, ये इन्हीं से जानेंगे। इसके साथ साथ मजहबी स्कॉलर हैं शहर बानो वाला जाही, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। बहुत शुक्रिया शहर बानो साहिबा आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो डॉक्टर मुस्तकीज़ साहब से मैं आगाज़ करूंगी क्योंकि माहिर तालीम है तो गुफ्तगू का आगाज़ इन्हीं से होगा मेरा। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएगा, जब हम मयार तालीम पर बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान का निज़ाम तालीम आप समझते हैं इस लायक है कि दुनिया के मुकाबले में हम बासलाहियत नौजवान पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा मौजू है, इस पर बात करने की ज़रूरत भी है। पाकिस्तान में निज़ाम तालीम जो है, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के निज़ाम तालीम अगर हम देखें 1947 से अब तक, तो इसी निज़ाम तालीम ने बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं, आप सब जानते हैं। तो जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जो भी निज़ाम तालीम राइज है, निज़ाम तालीम से मुराद अगर आपके दो निसाबी है या आप ये कह सकते हैं कि हम ये कह रहे हैं इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन जो करिकुलम है, जो इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ थे, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस ने बड़े नाम पैदा किए हैं और दुनिया में। और आपके इल्म में है कि यहीं से लोग जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं और अच्छा नाम पैदा करते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंसदान आपको बाहर के मुल्कों में मिलेंगे। तो मुझे ये लगता है कि निज़ाम तालीम में कोई मसला नहीं है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, जो डिटीरियोरेशन हो रही है, जो स्टेट अपना रोल है वो आहिस्ता आहिस्ता पुल आउट कर रही है और चीज़ों को कमर्शलाइज़ कर रही है, उसमें मसाइल आ रहे हैं। फिर उसके बाद वक्त के साथ बदलते साथ आपने देखा कि मैट्रिक सिस्टम हमारा था, बहुत अच्छा था, मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। लेकिन कैम्ब्रिज सिस्टम आ गया, फिर अमेरिकन सिस्टम आ गया, फिर हमारे पास एक मदरसा सिस्टम भी मौजूद है। इनकी कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, जो नहीं हो रही।
अब हो ये रहा है कि लोग कंफ्यूज हैं। फॉर एग्जांपल वो कैम्ब्रिज सिस्टम से निकल के आते हैं और फिर जब वो प्रोफेशनल कॉलेज में जाते हैं तो वही मैट्रिक सिस्टम्स की चीज़ें फॉलो होती हैं। तो ये कुछ मसाइल हैं जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि जो भी निज़ाम तालीम था, हम बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस लेवल का भी था उसमें स्टेट ने अपना किरदार बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ के ग्रांट्स ख़त्म होती जा रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ को कहा जाता है कि आप खुद अपने पैसे जनरेट करें, तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स लेते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस लेते हैं, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। आप स्कूलिंग सिस्टम को देख लें, स्कूल सिस्टम में क्या हुआ है। अब कोई भी बाहैसियत शख्स जो वेल टू डू फैमिलीज है और अफोर्ड कर सकता है, वो अपने बच्चे स्कूल में, सरकारी स्कूल में नहीं भेजता। सही। इसलिए कि सरकारी स्कूल में ना असातिज़ा सही तौर से काम कर पा रहे हैं और ना उस लेवल के लोगों को वहाँ रखा जा रहा है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, टूट फूट का शिकार है। तो आप सिंध की सूरत हाल देख लें, जहाँ 42 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। पंजाब की सूरत हाल देख लें, तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चे जो हैं पाकिस्तान में स्कूल से बाहर हैं। तो ये रोज़ बरोज़ की जो ज़ुबूहाली है, इसने बड़ा निज़ाम तालीम को हमारे लिए मसाइल का ज़रिया बना दिया है। तो स्टेट ये सारी देखें, सेहत, तालीम और रोज़गार, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो ऐसे पॉलिसी फ्रेमवर्क लाए जिसमें अच्छी तालीम मिलें, अच्छी सेहत के ज़राए मिलें, सहूलतें मिलें और लोगों को रोज़गार मिले, चाहे वो कोई भी तरीका कार अपनाए। ये तो वो मसाइल हो गए डॉक्टर साहब जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मैं कहूँगी अक्सर पेरेंट्स हैं, बल्कि सभी लोग जिनके यहाँ औलाद है, वो कोशिश करते हैं कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेजा जाए, सरकारी स्कूल में ना भेजा जाए। शहरबानो साहिबा की तरफ चलते। शहरबानो साहिबा, वाकई आप समझती हैं कि यही मसाइल है, या आप फिर वाकई समझते हैं कि कुछ ऐसी तब्दीलियाँ भी हैं हमारे तालीमी निज़ाम में जो कि करने की बड़ी अशद ज़रूरत है? देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट उठाया और मैं इसी से इसको बात को आगे बढ़ाऊं कि जो कमर्शलाइजेशन का जो एलिमेंट है हमारे यहाँ एजुकेशन में। अच्छा, अब ये कमर्शलाइजेशन देखिए 70 की दहाई में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल सिस्टम से स्टार्ट किया था सरकार ने, रियासत ने, गवर्नमेंट ने। अब उस पर से हाथ उठा लिया गया और उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के लोन्स आए। USAID के लोन थे, IBRD के लोन्स थे। अनफॉर्चुनेटली वो लोन्स बजाय से कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लगाए जाते, वो कुछ हाउसेस को दे दिए गए ताकि वो उसे स्कूल की इंडस्ट्री खोलें। अब नाउ स्कूल हैज़ बिकम एन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस स्कूल सिस्टम से बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ कर रहे हैं या आप उसके कॉन्फिडेंस लेवल को शटर कर रहे हैं। 2.5 साल का बच्चा हमारे पाकिस्तान में स्कूल में जाता है। पैदा होने से पहले बच्चे की एनरोलमेंट करानी पड़ती है, जो भी नामी ग्रामी स्कूल सिस्टम्स चल रहे हैं जी। और वो 2.5 साल के बच्चे से जो चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो इतनी ज़्यादा हैरान कुन हैं। और फिर उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता तो फॉर ऑल टाइम्स टू कम उस बच्चे की कॉन्फिडेंस लेवल पे वो बहुत बड़ी एक निशान और एक स्ट्रीक पड़ जाती है। अच्छा, अब ये देखिए, हमारे यहाँ पहले एक सिस्टम राइज था, वो होम स्कूलिंग का था और 5-6 साल तक की उम्र के बच्चे को, और उसके बाद भी हमारे यहाँ होम स्कूलिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट था बरसगीर में। हमने वो कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया और हम एक फैक्ट्रियों में चले गए। स्कूल फैक्ट्रीज़ है जहाँ हम रॉ मटेरियल में अपना बच्चा भेजते हैं और ऊपर से पैसे भी देते हैं कि उस रॉ मटेरियल को आप जिस तरह चाहे बनाएं। इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में जो दुनिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक लीड है और दुनिया की तरक्की की एक लीड है नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पर दोबारा इस होम स्कूलिंग के कॉन्सेप्ट को राइज किया गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने घर में 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, जितनी क्लासेस तक वो चाहें उनको पढ़ाएं और उसके बाद गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन के लिए या स्कूलिंग की सर्टिफिकेशन के लिए उनको सर्टन एग्जामिनेशन में बिठाएं। वो दोबारा राइज हो रहा है सिस्टम। हम उस सिस्टम से हाथ उठा चुके हैं। 2.5 साल का बच्चा भी स्कूल जा रहा है, 2 साल का बच्चा भी स्कूल जा रहा है, 3 साल का बच्चा भी स्कूल जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम सरकार को पाबंदी लगा देनी चाहिए। ये देखिए ना, बरतानिया में ये चीज़ चलती है जिसका आपने O लेवल सिस्टम्स, जैसे अभी डॉक्टर मगीस ने कहा, वो कैम्ब्रिज के सिस्टम को हमने ले लिया। इंडिया में क्यों नहीं कैम्ब्रिज सिस्टम है? क्या इंडिया की तालीम और हमारी तालीम को आप ज़रा कंपेयर कर लें, इंडिया के इंस्टीट्यूशंस को और हमारे इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर कर लें। वो आज दुनिया के उस रेस और दौड़ में कितनी तेज़ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने क्यों नहीं कैम्ब्रिज को अपने यहाँ अडॉप्ट कर लिया? आप जापानीज सिस्टम को देखें, कोरियन सिस्टम्स को देखें, देखिए ये वो कोरिया वो इकॉनमी है जो हमारे सामने उसने तरक्की की है। वहाँ पर भी कहीं किसी का मांगे तांगे और उधारे का सिस्टम नहीं था, इंडिजिनियस सिस्टम को डेवलप किया गया। फिर
अच्छा 5 साल से कम उम्र बच्चा ना जर्मनी में बच्चे को स्कूल में लेते हैं, ना कोरिया में लेते हैं, ना चाइना में लेते हैं, ना बरतानिया में लेते हैं, ना नॉर्थ अमेरिका के किसी कंट्री में लेते हैं। ये पाकिस्तान में क्या मुसीबत पड़ गई कि 2.5 साल का बच्चा स्कूल में जाता है। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि 2.5 साल का बच्चा है, उसमें भी वो घर कम और स्कूल में ज्यादा भेजा जाता है। और बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा अब जो सिस्टम आ रहा है, बच्चा पैदा होने से पहले उसका नाम रजिस्टर करा दिया जाता है। उरूज, मुझे ये बताएं, ये जो हम मयार तालीम के ऊपर बात कर रहे हैं, जितने मसाइल की बात डॉक्टर मुस्तगीर साहब ने की, शहरबानो साहिबा ने जो गुफ्तगू की, कहीं ये मसाइल इसलिए तो नहीं कि तालीम हमारा कारोबार बन चुका है? जिस तरह अभी मुझसे पहले लोगों ने बात की कि येस इट इज़ एन इंडस्ट्री, और वही जो शेरबानो साहिबा ने बात की कि यहाँ पे हम अपना रॉ मटेरियल देते हैं और ऊपर से पैसे देते हैं कि उसको जिस तरह बनाना उस तरह बनाओ। दैट्स कम्प्लीटली ट्रू, बट द प्रॉब्लम इज सी हम यहाँ बात करके प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस को कितना इन्फ्लुएंस करेंगे। जब तक स्टेट पुट इन नहीं करेगा अपना इनपुट नहीं देगा, या स्टेट जब तक उसको ओन नहीं करेगा, या स्टेट जब तक कोई हाथ नहीं डालेगा अपना या कोई एक्शन लेगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। एंड सेकेंडली यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रोल प्ले करती है चीज़ें, बिकॉज जो कमर्शलाइजेशन के इश्यूज़ हैं वो तो हमने बात की, बट बहुत ज़्यादा जो रोल प्ले करती है वो माँ बाप की मेंटेलिटी भी है। बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप को इतना कॉम्प्लेक्स में डाला हुआ है कि कंपैरिजन में डाला हुआ है, कॉम्प्लेक्स में डाला हुआ है। मेरा 1.5 साल का बच्चा स्कूल के अंदर है, अच्छा मेरा बच्चा स्कूल में चला गया। अगर कोई माँ बाप गलती से लेट भी हो गए, जिनको मैं जानती हूँ जो हुए हैं, तो बेचारे 3-3 साल तक प्रिंसिपल्स के गेट के बाहर खड़े होते हैं कि प्लीज़ आप ले लो, प्रिंसिपल को डांट के भेज देती है। बट इफ़ अगेन जो होम स्कूलिंग की बात है या जो स्कूलिंग सिस्टम की बात है, आप जाते हैं सर्टिफिकेशन लेने के, शख्स को ये चीज़ें आती है, पढ़ सकता है, 8 ग्रेड तक पढ़ सकता है, 7 ग्रेड तक पढ़ सकता है, 6 ग्रेड तक पढ़ सकता है। स्कूल आप भेजते हैं बच्चे को सोशलाइज करने के लिए। अगर मैं अपने बच्चे को घर में बैठ के वही सारी किताबें पढ़ाऊँ, बेस्ट ट्यूटर से पढ़ाऊँ या खुद पढ़ाऊँ उनको, एंड इवेंचुअली वो जाके परफॉर्म कर सकता है अच्छे से अच्छा, स्कूलिंग सिस्टम से भी अच्छा कर सकता है परफॉर्म। लेकिन जब बच्चे को आप स्कूल भेजते हो तो आप सोशलाइजेशन के लिए स्कूल भेजते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे स्कूलिंग सिस्टम में मुझे जो फील होता है वो ये कि हमारा सारा फोकस है वो एजुकेशन के ऊपर है। एजुकेशन मीन्स पढ़े, बट आप देखें इतनी स्कूलें छोटे छोटे घरों में खुली हुई हैं, कहीं पे कोई ग्राउंड है जहाँ पे बच्चा जाके खेल सकता है, कहीं पे कोई ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे बच्चा जाके अपनी बॉडी या अपने माइंड को कहीं और यूज़ कर सकता है, या कोई ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे वो अपनी दूसरी एबिलिटीज़ को जान सकता है। नहीं, बट जिस वक्त बच्चा स्कूल में गया, द ओनली थिंग द बच्चा हैज़ टू डू इज़ कि मैं A से लेके Z तक पढ़ लूँ, और फिर मैं 8 से लेके किंडरगार्टन से लेके 8 तक पढ़ लूँ। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स नॉट ओनली द प्रॉब्लम कि यार बच्चे को आप भेज रहे हैं, आपने बच्चे को अपनी डे केयर में भेजा नहीं भेजा, अच्छा किंडरगार्टन में भेजा नहीं भेजा, किस किंडरगार्टन में भेजा, फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, वो बच्चा है, उसकी इंडिविजुअलिटी जो डेवलप होती है वो सबसे पहले अपने घर से डेवलप होती है, वो नर्चर करता है। तो सारे जो माँ बाप इस वक्त सुन रहे हैं अभी, आप अपने बच्चे को अगर चाहते हैं कि वो दूसरे से इंडिविजुअल हो तो उसको सेम फैक्ट्री में ना भेज दें, क्योंकि दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल दैट शी सेड कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अलग निकले या कामयाब निकले, अगर उसको भी सेम फैक्ट्री भेजे तो वही जूता निकलेगा जो उस फैक्ट्री में बन रहा है। बिल्कुल, जब बच्चे को आप मोटी किताबें देंगे और उसका निसाब इस किस्म का होगा कि छोटे से दिमाग इतनी मोटी किताब समा नहीं सकती, तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। मगर हर पहलू से, चूंकि मैंने पहले ही कहा था कि मयार तालीम और उस तालीम को देने के तरीक़ेकार और हर उस पहलू के ऊपर ख़ास तौर पर बात होगी जो आए रोज़ हमें वाक़या देखने में भी मिलते हैं। मैं नईमुल हसन साहब की तरफ तो जाऊँगी, एक वालिद की तरफ तो मैं जाऊँगी, मगर उन वालिदैन का क्या जो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। एक नारा लगाया जाता है कि मार नहीं प्यार, ये सिर्फ शायद नारों की हद तक ही महदूद रह गया है, मगर जो स्कूल्स के अंदर हो रहा है, जिस किस्म के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस किस्म के वाक़यात हमें देखने में सुनने में मिलते हैं, तो हमारे अपने सर शर्म से झुक जाते हैं। ये कुछ रोज़ पहले लाहौर का इलाका है गुलशन रावी, जहाँ पर ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़ा पेश आया। 16 साल का नौजवान, 16 साल का हुनैन, जिसके ऊपर टीचर ने बहीमाना तशद्दुद किया। बच्चा उस तशद्दुद की वजह से बेहोश हुआ, मगर अस्पताल इंतज़ामिया उसे स्कूल इंतज़ामिया अस्पताल नहीं लेकर गई, जिसकी वजह से हुनैन अपनी जान की बाजी हार गया। यहाँ पर हुनैन के वालिदैन मौजूद हैं, उनकी वालिद और वालिदा दोनों मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। सबसे पहले सर आप मुझे बताइए, हुनैन कौन सी क्लास में पढ़ता था, किस किस्म का तालिब इल्म था, ज़हीन था, एवरेज था, पढ़ाई में कैसा था? अच्छा है कि हुनैन 10 क्लास का तालिब इल्म था, माशाल्लाह बड़ा ज़हीन तालिब इल्म था। सबसे बड़ी बात है कि हाफ़िज़ कुरान था, माशाल्लाह। आपको पता है जो कुरान के हाफिज़ होते हैं उनका माइंड वैसे ही ज़रा अल्लाह की तरफ से ज़रा थोड़ा सा शार्प होता है। तो बड़ा खूबसूरत बच्चा, बड़ा सादी सी तबीयत का,
और बड़ा ज़हीन बच्चा था और शुरू से ही पोजीशन होल्डर था वो। माशाल्लाह। लेकिन आप मुझे बताइए ऐसी क्या वजह बनी माशाल्लाह से इतना ज़हीन बच्चा कि टीचर ने उसके ऊपर बहीमाना तशद्दुद किया? उसकी वजह क्या थी, क्यों मारा उन्होंने? वजह ये थी कि जिस दिन का ये वाक़या है उस दिन हुनैन के पास कंप्यूटर बुक नहीं थी। बुक नहीं थी? बुक नहीं थी उसके पास, क्योंकि अभी ये न्यू क्लास स्टार्ट हुई थी 1 वीक पहले। ठीक। 9th के बाद जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के बाद ये 1 वीक पहले क्लास शुरू हुई थी, तो कुछ बुक्स अवेलेबल थी और कुछ बुक्स मार्केट में नहीं अवेलेबल थी। जो अवेलेबल थी वो मैंने उसको सारी ले दी। और उस दिन जो है वो स्कूल वालों ने उनको नोट्स प्रोवाइड करने थे सारे, उसका वाउचर मैंने उसको भेजा। तो जब सर ने पूरी क्लास से कहा कि सब अपना जो लेसन है आज का, मैंने जो लेक्चर दिया था कल, वो आप मुझे सुनाएं, तो सबसे सुना। फर्स्ट ड्रॉ से एक बच्चा था, उसको नहीं आया। सर ने एक आध उसको थप्पड़ लगाया, डांटा। पहले से ही क्लास में काफ़ी जो है ना वो टीचर की स्ट्रिक्टनेस जो है वो सब स्टूडेंट्स के ऊपर ना पहले से हावी थी। तो सब डरे हुए थे कि टीचर जो है वो आज तो मतलब मारेंगे हर एक कोई। फिर सेकंड ड्रॉ में गए, थर्ड ड्रॉ में जो है वो हुनैन बैठा हुआ था। तो जब हुनैन की बारी आई तो उसको स्टैंड किया, तो हुनैन ने कहा कि सर मेरे पास बुक नहीं है। सर ने कहा कि 2-4 दिन हो गए हैं क्लास स्टार्ट हुए हुए, अभी तक आपने बुक क्यों नहीं ली? मैंने कहा सर मैंने मार्केट से मैंने पता किया, मुझे नहीं मिली। तो अच्छा आप अपने साथ वाले दोस्त से, फ्रेंड से आप ले लें और या 10 मिनट्स मैं आपको देता हूँ, आप याद कर लें। 10 मिनट्स के लिए उसको क्लास से बाहर निकाला है सर ने। सिर्फ 10 मिनट में बच्चा अपना सबक याद करे? जी। और 10 मिनट्स तक वो बाहर खड़ा याद करता रहा। जब वो अंदर गया तो वो सुना रहा था, तो बीच में एक लाइन वो अटक गया। जब वो अटका तो सर को एकदम गुस्सा आया कि तुम्हारे 9th में भी मार्क्स कम आए थे रिज़ल्ट में, और वो भी मेरा कंप्यूटर सब्जेक्ट था, और उसमें तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं और तुम अब फिर ऐसे मतलब कर रहे हो। उसने कहा सर मैं कर लूँगा, मतलब आज मुझे बुक मिल जाएगी, आज मैंने मतलब सर से भी नोट्स ले लेने हैं, मैं कर लूँगा। बट उन्होंने उसकी कोई बात नहीं सुनी, बुक ले के साइड पे रखा और उसको मुसलसल 8 मिनट्स तक मारना शुरू कर दिया। मारते रहे मुसलसल? उसको पहले 1-2 थप्पड़ लगाए, फिर उसकी कमर पे मुक्के मारे और उनको सारे स्टूडेंट्स को कहा, छोटी सी क्लास थी, स्टूडेंट से कहा कि आप लोग साइड पे हो जाएं। सारे बच्चे खौफज़दा इतने हो गए थे सब, उनके जहन में भी नहीं था कि हुनैन की तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी। जब सर ने उसके सर के ऊपर ऐसे, उनकी एक आदत थी उस सर की कि वो हर बच्चे को ना सर से ऐसे, वो जिसे कहते हैं कि आप मतलब उंगलियों से की ये गांठें मारते हैं तो उसकी वजह से सर में तकलीफ उन्होंने मारना शुरू किया है। तो उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, उसको चक्कर आए हैं। उसने कहा सर मुझे छोड़ दें, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे मेरा बैग दें तो मैं घर जाऊँ। उसने ये कहा, इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भेजता हूँ घर। इतनी देर में उन्होंने 1-2 थप्पड़ और लगाए, जिससे वो अपने आप को ना संभाल नहीं पाया कि इतनी उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। मगर वो ये कह रहे थे तुम ड्रामे कर रहे हो। इतनी देर में उन्होंने सर ने किसी बच्चे को कहा कि तुम जाके प्रिंसिपल को बुला के लाओ। वो बुलाने गया, उतनी देर भी वो बाद में उसको मारते ही रहे, मुसलसल मारते रहे। और माजरत के साथ ये उस्ताद के ओहदे की तौहीन है, उस्ताद के उस रुतबे की तौहीन है। ये उस्ताद नहीं जल्लाद इन लोगों को कहा जाता है, जो जल्लाद का रूप होता है, मगर उस्ताद के ये बहरूपी होते हैं ये लोग, जो एक उस्ताद बन के एक बच्चे को इस तरह से अजियत दे दें कि वो बच्चा अपनी जान की बाजी हार जाए। मैं इनके वालिद की तरफ आऊँगी, मगर नईमुल हसन साहब की तरफ चलते हैं अभी। नईम साहब मुझे एक बताएगा, आप लॉयर तो हैं, माहिर कानून तो हैं, मगर एक बाप भी हैं। कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपको तालीम से मुताल्लिक़ फेस करने पड़े अपने बच्चों को लेकर? जी, सबसे पहले तो अफसोस हो रहा है, जो जैसे ही हुनैन की ख़बर सुनी थी उस वक्त भी बड़ा दिल उदास हुआ था। और मुझे यकीन करें कि एक वालिद होने के नाते सारे बच्चे अपने बच्चों की तरह लगते हैं। जब बच्चों को मैंने स्कूल में दाखिल कराया बच्चे को, तो उस वक्त ऐसे लगा कि जैसे मैंने किसी कमर्शियल इंडस्ट्री में बच्चे को दाखिल कराया है, और उसमें ना तो तालीम से कोई ताल्लुक़ है, एजुकेशन से। स्कूलों में सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी का तलफ़ुज़। सही। अगर आपका बच्चा अंग्रेज़ी अच्छा बोलता है तो बहुत अच्छी बात है, वो पढ़ा लिखा जाना जाता है। यानी इसको एक ज़ुबान से, वो कहते हैं कि एक ज़ुबान है,
मेरी राय में। लेकिन वो ये कहते हैं एजुकेशन यही है, अगर आपका अंग्रेज़ी अच्छा बोलता है बच्चा तो यही होगा। हमारी जो गवर्नमेंट है इसने तो कभी इस तरफ तवज्जो देना मुनासिब ही नहीं समझी। आज भी हम नाइजीरिया के बाद सेकंड नंबर पे हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते। इसके बाद हम तालीम में जो अपना जीडीपी खर्च करते हैं हमें 195 में से मेरे ख्याल में 148 या 158 आई थिंक नंबर पे हैं। तो ये इश्यूज़ हैं। और सबसे बड़ी बात, उस्ताद होने के लिए कोई इदारा नहीं है जो आपको सर्टिफिकेशन जारी करे कि ये आप उस्ताद हो सकते हैं, तो ये इदारा है जिसकी सर्टिफिकेशन है। और हम अभी 328 ए जब इंसर्ट किया गया था पीपीसी में कि जनाब अगर कोई स्कूल में या किसी जगह बच्चे को वायलेंस करता है तो उसके लिए सज़ा होगी, तो वो सेक्शन इनफेक्टिव है। आज तक किसी ने वो यूज़ करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। बच्चे की हद तक मुझे तो ऐसे लगा कि, और फिर अगली बार जब हम प्राइवेट स्कूल्स में गए तो प्राइवेट स्कूल्स पे खुद एक माफिया था। फिर वहाँ पे किताबों का एक माफिया बैठा हुआ है। हर जगह जूं जाते गए अजीब अजीब हमें तो तजर्बे हुए। फिर जो हम केस हमने फॉलो किया, जो सारा सुप्रीम कोर्ट तक भी हम गए, तो उसमें तो प्राइवेट स्कूल या स्कूल्स लिटरली कहते थे कि हम भाई बिजनेस हैं, हम कारोबार हैं। मतलब अगर उनको सुप्रीम कोर्ट या किसी तरह से कहा भी जाता है नहीं ये एक सर्विसेज है, वो कहते नहीं हम बिजनेस हैं, हमें आर्टिकल 18 की प्रोटेक्शन दो। तो बिजनेस, मुझे तो हर तरफ बिजनेस नज़र आया लेकिन उसकी प्रोडक्ट नज़र नहीं आई किसी भी जगह। और कई ऐसे, मेरी तो राय में, अब तो ये मसाइल तो बहुत हैं लेकिन हाल इनके कुछ इस तरह हैं कि अगर आप गवर्नमेंट की पे लेने वाले या गवर्नमेंट से रेम्यूनरेशन लेने वालों को ये मजबूर करें कि आप अपना बच्चा गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल कराएं, तो आप देखिएगा कि कैसे अगर डीसी का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल जिसमें पढ़ रहा हो तो वो गवर्नमेंट स्कूल कैसे ठीक नहीं होगा। ठीक है। अगर उस सीपीओ का या जो डीपीओ का बच्चा एक गवर्नमेंट स्कूल में मुतलका में पढ़ रहा हो तो फिर कैसे स्कूल ठीक नहीं होगा। यहाँ ये तबकाती निज़ाम जो है, एक तरफ वो कैंट के स्कूल्स हैं, एक तरफ कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, एलीट स्कूल्स हैं, फिर गवर्नमेंट आपका ये नहीं मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझ नहीं आती जाती हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं कि जिस कैटेगरी में ये बच्चे जाएंगे, इस कैटेगरी में वो बच्चे जाएंगे। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि जब हुनैन के ऊपर तशद्दुद हुआ और हुनैन उनसे कहता रहा टीचर से कि मुझे जाने दिया जाएगा, आपको जब इत्तला मिली या हुनैन की बॉडी को जब घर लेकर आया गया, तो आप एक वालिद हैं, आपने बड़े गौर से अपने बच्चे को देखा होगा, तो किस किस्म का तशद्दुद था हुनैन के ऊपर? मैम ऐसा है, मुझे 1:06 पे कॉल आती है स्कूल के प्रिंसिपल की कि जी हुनैन इस टाइम बेहोश है, आप फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचे और मैं आ रहा हूँ। अच्छा, मैं फ़ौरन निकलता हूँ, 3 to 5 मिनट में मैं हॉस्पिटल पहुंच जाता हूं तो आगे एम्बुलेंस में मेरे बेटे की बॉडी पड़ी हुई है। ये मुझे ये नहीं समझ लगी कि ये उस हॉस्पिटल में लेके गया जहां पे ना इमरजेंसी है, मतलब जस्ट एक फ्री ट्रस्ट हॉस्पिटल था, स्कूल के करीब था, स्कूल के करीब था, फ्री ट्रस्ट हॉस्पिटल था जो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं था कि उसके अंदर इमरजेंसी हो। हालांकि 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर गवर्नमेंट मियां मुंशी हॉस्पिटल था, ये चाहते तो बच्चे को वहाँ लेके जा सकते थे, हो सकता है हुनैन बच जाता। या इनमें थोड़ा सा ये खौफ था कि हमने तशद्दुद किया हुआ है, वहाँ पे जाके ये हमारी बात ओपन हो जाएगी, इसलिए वो उसको गोशे शिफा लेके गए हॉस्पिटल। डॉक्टर से बात की, उन्होंने क्या बताया हुनैन की डेथ कितनी देर पहले हो चुकी? जी, उन्होंने कहा था 3 से 4 मिनट पहले इसकी डेथ हो चुकी हुई थी और हुनैन 20 मिनट तक एम्बुलेंस में पड़ा रहा। जब मैं गया था 20 मिनट हो गए हुए थे, वो एम्बुलेंस में पड़ा हुआ था। तो इन्होंने मुझे कहा कि जी वो बेहोश हुआ है, वो बेहोश नहीं, उसकी डेथ बेचारे की हो गई हुई थी। और मुझे ये नहीं समझ लगता कि हम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, हमारे बच्चे स्कूल में सिक्योर नहीं है। हमारे बच्चे वाकई स्कूल्स के अंदर सिक्योर नहीं हैं। बहुत सारी और भी बातें हैं जो कि वालिदैन से करना बाकी हैं। इसके साथ साथ हमारे मौजूद मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो कि मेयार तालीम और तालीम देने के तरीक़ेकार के ऊपर बात करते रहेंगे। अभी मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। अभी जब हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे थे तो ब्रेक से पहले हुनैन के वालिद गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से उनकी वालिदा ने भी बताया कि हुनैन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बहीमाना तशद्दुद।
उस्ताद के रूप में एक जल्लाद मौजूद था जिसने 8 से 10 मिनट मुसलसल बच्चे को मारता रहा सिर्फ इस बात के ऊपर कि तुम्हें एक लाइन क्यों भूल गई। उरूज, मुझे ये बताइए, जब हम उस्ताद रूहानी बाप का दर्जा रखता है और उस्ताद का माशरे में एक मकाम भी है, एक रुतबा भी है, मगर ऐसा क्यों है कि उस्ताद अब जल्लादों के रूप में हमें नज़र आते हैं? क्या पढ़ाई का या पढ़ाने का तरीक़ेकार ऐसा होता है? पढ़ाई का और पढ़ाने का तरीक़ेकार जो है वो अंडरस्टैंडिंग पे बेसिस पे है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर अंडरस्टैंडिंग बच्चे को नहीं और एक उस्ताद नहीं समझा सकता है तो वो उस्ताद की गलती है। टू बी वेरी बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ हम एक NLP की टर्म है, इसको कहते हैं NLP इज़ न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशन का एक स्कूल ऑफ थॉट है। उसके अंदर एक चीज़ कहते हैं द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ इन द रिस्पॉन्स यू गेट। अगर बच्चे को कुछ नहीं आया तो ये आपकी गलती है, लेकिन यहाँ पे वही वाली बात है कि हमने अपने उस्तादों को, जो हमारे उस्ताद हैं जो स्कूलिंग सिस्टम पे, उनको इतना खुला हाथ कह दूँगी या उनको ट्रेनिंग्स नहीं है या आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली आई पर्सनली फील कि ट्रेनिंग नहीं है। अच्छा, ट्रेनिंग के साथ कोई HR हैंडल नहीं है उनका, सो उनका जो दिल चाहता है वो कर लेते हैं। घर से लड़के आते हैं, बच्चों पे उतारते हैं। आज आप देखें स्कूल्स के अंदर, आप बेहतर जानती होंगी, मैं भी जानती हूँ इस बात को, हमारे साथ यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो भी जानते होंगे इस बात को, कि लड़की या लड़का इंटर से निकलता है, अगर थोड़ा सा कंप्यूटर में अच्छा है, थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी है, उसको कोई ना कोई स्कूल टीचर बना देती है। टीचर, अगर आप जिस टीचर को आप उस्ताद का या जिस टीचर को अपने वालिद का दर्जा देते हैं, वो उस ट्रेनिंग से गुजरता है तो वहाँ पहुँचता है कि उसमें सब्र है, उसमें पेशेंस है, उसमें अंडरस्टैंडिंग है। आज के टीचर्स में क्या है? कुछ भी नहीं है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, आपने क्लास के अंदर इतने सारे बच्चे भर दिए हैं कि जिसके अंदर टीचर को ये नहीं पता वो हैंडल कैसे करे चीज़ को। अच्छा, वैसे भी मैं एक बात बताऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन द वेस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, ओवर हियर इन द वेस्ट, इवन ग्रेडिंग सिस्टम है जो कई कंट्रीज में हॉस्टाइल समझा जाता है। हॉस्टाइल मतलब वो इट्स नॉट ओके टू ग्रेड किड्स ऑन द बेसिस कि वो अच्छा पढ़ रहा है कि बुरा पढ़ रहा है। मारना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम पे अगर बच्चे को बता रहे हो, सो व्हाट वाज द पॉइंट कि अगर वो पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, आपने आखिर में उसको ग्रेड देना, बुरा ग्रेड दे देना। द थिंग इज़, यहाँ पे जो हमारे उस्ताद हैं या जो हमारे टीचर्स इस वक्त हैं, उनको ये नहीं सिखाया गया कि अपनी जो प्रॉब्लम है या अपनी मेंटल या अपनी फ्रस्ट्रेशन है वो घर छोड़ के आओ, क्योंकि वो ट्रेनिंग से नहीं गुजरे। और जब ट्रेनिंग से नहीं गुजरे तो वो उसी तरह आते हैं जिस तरह जज्बाती हो के घर से इस तरह निकलते, उसी तरह आते हैं और उसी तरह परफॉर्म करते हैं। सो अ ट्रेन्ड टीचर knows where to draw the line. बिल्कुल। Because if you are grading them, अगर बच्चा गलत भी पढ़ रहा है तो आखिर में गलत ग्रेड दे देना, मारने से क्या होगा? The parents has not sent their kid कि तुम उसको दिमाग के अंदर हर चीज़ को भेजा इसलिए कि उसको अच्छा शहरी बनाओ। और स्कूल में जाने का मकसद वही वाली बात है कि सोशल है, कि बच्चा जब जाता है तो लोगों से मिलता है, इंटरेक्ट करता है। पढ़ तो आप तो रट्टा तोता तो आप घर में भी बना सकते हो। सो द डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस ये नहीं पता। हमारे माँ बाप समझते हैं कि हम बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो आइंस्टाइन बन के निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आइंस्टाइन बनाना है तो उसको फिर आप इंडिविजुअलिटी दे उसको, ये ना कहे कि बस एक जो पेपर है साइंस का वो पढ़ के आ जाए। अपना दिमाग यूज करना कोई स्कूल सिस्टम नहीं सिखाता। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और रोज के कोई भी आज के दौर में स्कूल या उसके अंदर मौजूद जो इंतज़ामिया है या उस बच्चे को पढ़ाने वाला जो एक उस्ताद है, वो बच्चे को नहीं बताता कि आपने इसको जहन नशीन करना है। वो बच्चे को कहता है कि एक लफ्ज़ भी तुम्हारा दाएं से बाएं ना हो, यानी कि रट्टा लगाओ और ढेर सारा रट्टा लगाओ, और यही तुम्हारी कामयाबी का एक तरीका है कि रट्टे लगाते चले जाओ और एग्जाम्स में ग्रेड लेते चले जाओ। जिस तरह से मैं मार नहीं प्यार की बात कर रही थी, मगर जिस तरह से एक नारा ही रह गया है, और हुनैन के वालिदैन भी यहाँ पर मौजूद है, मगर इसके अलावा भी स्कूल के अंदर हम तो अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, मगर स्कूल उस बच्चे के साथ क्या करता है, इसकी बहुत ही खौफनाक मिसालें हमें अपने आसपास नज़र आती हैं। कराची का एक वाक़या है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, जहाँ पर 16 साला हुनैन की बात हो रही थी, वहाँ पर 11 साला उस्मान की भी बात करेंगे, जो कि 6ठी जमात का तालिब इल्म था। एक निजी स्कूल में ये ज़ेर तालीम था और स्विमिंग पूल में इस नन्हे बच्चे ने अपनी जान की बाजी हार दी। स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जा रही थी और वहाँ पर ट्रेनर्स भी मौजूद थे, मगर इस कदर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया कि ट्रेनर्स की मौजूदगी होने के बावजूद ये अंदाज़ा नहीं था कि 11 साल का नन्हा उस्मान
स्विमिंग पूल के अंदर ट्रेनिंग लेता हुआ अपनी जान की बाजी हार गया और किसी को खबर तक ना हुई। इस वक्त हमारे साथ उस्मान के वालिद भी मौजूद हैं। कराची का ये अफसोसनाक वाक़या है। इनके वालिद से बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत ही प्यारा आपका नन्हा सा प्यारा सा बेटा 11 साल का, अभी हम लोग स्क्रीन पर उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उस्मान की। तो क्या पता क्या चला, ट्रेनिंग चल रही थी, ट्रेनर्स वहाँ पर मौजूद थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्विमिंग पूल के अंदर उस्मान का पता ही किसी को ना चला? अस्सलाम वालेकुम। जी देखें, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि नेग्लिजेंस की वजह से ये पूरा वाक़या हुआ है। स्कूल के अंदर जो इंस्ट्रक्टर्स थे जो कि वहाँ पे बाउंड थे कि वो स्कूल के अंदर हर बच्चे की सेफ्टी उस पूल के ऊपर यकीनी बनाए, वो मौजूद होने के बावजूद उस्मान वहाँ पे बहुत देर तक डूबा रहा और उन लोगों को पता ही नहीं लगा। ये वाक़या बता रहे हैं ये लोग कि सुबह के ये वाक़या दोपहर का है, जबकि जो रिपोर्ट हो रहा है मेरे पास वो ये कि ये वाक़या उस्मान के शेड्यूल टाइम टेबल जो था उसका स्विमिंग क्लासेस का उसके अंदर हुआ, जो कि 12:50 पे हुआ है। इन्होंने मुझे रिपोर्ट किया है कि ये वाक़या 3 बजे हुआ है और ये लोग 12 बजे से लेके 3 बजे तक एविडेंसेस को छुपाते रहे। इन्होंने मुझको शाम को 4 बजे इसकी इत्तला दी है कि आपके बच्चे के साथ जो है ये हादसा हो गया है। अब मैं उनका वर्जन कैसे मान लूं कि वो लोग तो खुद इस FIR के अंदर नॉमिनेट हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक बच्चा 12 फीट के पूल के अंदर डूब के शहीद हुआ। कहाँ थे वो इंस्ट्रक्टर्स, कहाँ थी मैनेजमेंट उनकी? इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट ने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बच्चा जो है SOP स्कूल में जो है जो कि क्या कहते हैं फॉलो नहीं हुए, इसकी वजह से यहाँ वहाँ पे ये हादसा हुआ है। इंस्ट्रक्टर्स और कोचेस की नेग्लिजेंस की वजह से ये हादसा हुआ है। और वहाँ पे जो SOP जो कि स्विमिंग पूल के अंदर होने चाहिए थे, जैसे लाइफ गार्ड्स वगैरह हैं, CCTV है, वो सब वहाँ पे होने चाहिए थे, वो सब वहाँ पे ना होने की वजह से ये हादसा हुआ। अच्छा, माजरत के साथ मैं आपको रोक रही हूँ। आपने SOPs की बात की। जब आप अपना बच्चा लेके जाते हैं, कोई भी पेरेंट्स लेके जाते हैं, ख्वाब तो बड़े बड़े दिखाए जाते हैं, आपके बच्चे को हम ये भी सिखाएंगे, आपके बच्चे को ये भी सिखाएंगे, हमारे स्कूल में ये चीज़ें मौजूद हैं। ये सिर्फ चीज़ें सिर्फ बताने की हद तक मौजूद हैं, SOPs के अंदर मौजूद हैं, मगर वहाँ पर ना लाइफ जैकेट्स मौजूद हैं, ना वहाँ पर ट्रेनर्स अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। लोगों के बच्चे आते हैं, मासूम बच्चे, उनके साथ कोई भी कुछ हो जाए, कोई भी हादसा हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। यहाँ पे ये बच्चा उस्मान क्लास 6 का था और इसने बाकायदा अभी 1 महीने पहले अपने आप को स्विमिंग क्लासेस में इनरोल किया था। उसके बाद उसने मुश्किल से 4 या 5 क्लासेस ली होंगी और ये हादसा हो गया। इसके बाद स्कूल की तरफ से रीमर्स जो है ना वो इन्होंने फैलाई कि बच्चा स्विमिंग चैंपियन था या बच्चे के साथ ये मसला था या बच्चे के साथ कुछ फिजिकल जो है ना कुछ इशू था। ये सब झूठ खबरें हैं, ऐसा बच्चे के साथ कुछ भी नहीं था। अगर हम लोग एज पेरेंट्स इतनी महंगी फीसेस वगैरह इनको दे रहे होते हैं जो कि ये लोग मांगते हैं, हम इनसे हमारी नहीं जो वहाँ पे सुनी जाती, ये लोग हमसे मांगते हैं कि आप हमें इतनी फीसें दें। उसके अंदर हम आपसे स्पोर्ट्स की फीस भी ले रहे हैं, हम आपसे एकेडमिक की भी जो है ना फीस ले रहे हैं। अगर ये हमको बोले कि यार हम आपसे 5,000 रुपये और मजीद जो है ना ऊपर लेंगे, हम आपको वो भी देंगे, लेकिन कम से कम किसी बच्चे की जानों से खेलना तो सही नहीं है ना। आपने SOP जो है ना इस वजह से फॉलो नहीं किया कि आप कह रहे हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए, मेरा तो इससे कोई सरोकार नहीं, जितनी आपने मुझसे फीस मांगी मैंने आपको उतनी दी। आप मुझसे ज्यादा मांगते मैं आपको ज्यादा फीस भी देता, लेकिन आपने उस फीस की बदौलत आपने मेरे बच्चे की जिंदगियों से मेरा छोटा सा बच्चा, मेरा इकलौता बच्चा, उसकी जिंदगी आप लोगों के लिए शायद कोई खेल तमाशा थी कि वहां पर आप लोगों ने इस बच्चे को काफी देर तक पानी में डूबता हुआ छोड़ दिया। फिर जाके आप लोगों को 2-3 घंटे के बाद इसका इल्म हुआ लंच ब्रेक के बाद कि एक कोई बच्चा स्विमिंग पूल के अंदर है जो कि डूबा हुआ है, जिसकी बॉडी ऊपर फ्लोट भी हो रही थी। आपने उसके बाद सारे एक्शन लिए और आपने फिर मुझे भी यही वाली बात झूठ बताई कि आप लोग कि ये जो बच्चा है ये हमारे सामने इसका साथ ये हादसा हुआ है। सही। शहर बानो साहिबा, जिस तरह से उस्मान के वालिद ने बात की कि जाहिर सी बात है आप बच्चे को स्कूल में के लिए भेजते हैं और स्कूल बताता है कि जी इस चीज़ की मद में आपको इतनी फीस देनी होगी। पेरेंट्स जब अपना बच्चा पढ़ने के लिए भेजता है फीस भी वो अदा करता है। इसी तरह से मेरे साथ जो हुनैन के वालिदैन मौजूद हैं, ये भी बता रहे हैं कि उनका बच्चा जिस स्कूल में ज़ेर तालीम था उसी स्कूल की अकेडमी में भी शाम के औकात में जाता था। हमारी सारी मोटी मोटी ये फीसें वसूल करते हैं, मगर मुख्तलिफ इवेंट्स के नाम पर भी पैसा बटोरा जाता है।
कलर डे हो गया, फ्रूट डे हो गया, डांस पार्टी हो गई, या इस टाइप के बहुत सारे इवेंट्स जो हैं जो खुद से क्रिएट किए जाते हैं, उनकी फीसें भी ली जाती हैं। तालीम पे तवज्जो नहीं है, बच्चे की तरबियत पे तवज्जो नहीं है। तवज्जो है तो सिर्फ उस पैसे के ऊपर जो कि वालिदैन की जेब से आएगा। देखिए, दो इश्यूज़, दो इवेंट्स से हमारे सामने आते हैं। हुनैन के मामले में हमें टीचर की जहनी हालत और तमाम टीचर्स की जहनी हालत के मुतालिक की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रोफेशन में ये मेक और ब्रेक का प्रोफेशन है। आप किसी बच्चे को बनाते हैं या किसी को बिगाड़ देते हैं। तो जिस तरह एक सिविल सर्वेंट जाता है, सिविल ब्यूरोक्रेसी में एंटर होता है, तो एंट्रेंस के वक्त पे उसका एक पूरा प्रॉपर साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम को पास करना उसके लिए लाजमी है। अगर कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट में फ़ेल हो जाए तो वो सिविल सर्विसेज में भर्ती नहीं हो सकता। वो जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज है पाकिस्तान की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीचर्स को लेते वक्त पे कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं होता। तो सरकार अगर अपने आप को पूरा पुल आउट कर भी चुकी है और उसने इस इंडस्ट्री को प्रोलिफरेट होने का पूरा मौका दिया, कम से कम ये बैरियर्स तो खड़ी कर सकती है कि हर टीचर जो किसी स्कूल में लिया जा रहा है, एम्प्लॉय किया जा रहा है, उसका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हो और वो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट एटलीस्ट गवर्नमेंट के किसी एजुकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम या डिपार्टमेंट को सबमिट की जाए। और ये पीरियडिकल होना चाहिए। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हर ईयरली एनुअल बेसिस पे होना चाहिए। जैसे कि आपके हेल्थ के आपके जो इश्यूज़ होते हैं, आप हेल्थ की सर्टिफिकेशन लेते हैं, हर साल आप अपने आप को टेस्ट में डालते हैं। ये जो हुनैन वाला इशू है, दैट इज़ मोर टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल थिंग्स। लेकिन ये जो उस्मान वाला इशू है, ये है मोर टुवर्ड्स द मॉनिटरिंग कि आपने जब फीसों की लंबी चौड़ी उसमें ले ली चीज़ें, तो देयर इज़ द गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर कि भाई आपके पास ये फैसिलिटीज़ हैं या नहीं हैं, और उन फैसिलिटीज़ के साथ साथ इनकी मेंटेनेंस है कि नहीं, इसके अप्रोप्रिएट लोग आपके पास है या नहीं है। तो ये गवर्नमेंट कम से कम मॉनिटरिंग का काम तो अंजाम दे सकती है ना। अगर अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर सकती, अब 12th ग्रेड तक जैसे और मुल्कों में तालीम जो है बच्चों की फ्री होती है, बराबर में पड़ोस में ईरान है, 12th ग्रेड तक एंटायरली एजुकेशन फ्री है। तो अगर ये नहीं कर सकती, एटलीस्ट मॉनिटरिंग का किरदार तो अदा करें साइकोलॉजिकली, और सेकेंडली कि किस किस खाते में फीसें बटोरी जा रही हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे डॉक्टर मुगीस ने शुरू में कहा था कि पाकिस्तान के लोग बाहर जाते हैं, बहुत आला परफॉर्म करते हैं। ये कोई एक जनरलाइज रूल नहीं है, फ्लैट रूल नहीं है कि सभी परफॉर्म करते हैं। ये इंडिविजुअल एफर्ट है, वरना मेजॉरिटी जो है वहाँ टैक्सियाँ ही चला रही होती है। ये जो इंडिविजुअल एफर्ट करने वाले लोग होते हैं, वो यहाँ पर भी एफर्ट कर लेते हैं और बाहर जाके भी एफर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि हर बच्चा तालीम या किताब के साथ वो इतना एसोसिएशन उसकी नहीं होती, तो यू हैव टू बैलेंस आउट। अब वो बैलेंस आउट करने का तरीका क्या है कि आप अदर देन बुक्स कुछ टूल्स रखें। ये स्पोर्ट्स जो है या जो और मकसद स्किल्स हैं या डिबेट्स हैं या पोइट्री के कॉन्टेस्ट होते थे एक ज़माने में स्कूलों में, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों का बैलेंस आउट करती हैं। अगर किसी बच्चे का तालीम का नंबर कम है, उसके ए नहीं आ रहा, उसका बी या सी या डी ग्रेड आ रहा है, लेकिन ही इज़ वेरी गुड इन डिबेट्स, ही इज़ वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, ही इज़ वेरी गुड इन पोइट्री, तो ये चीज़ें बैलेंस करने के लिए अनफॉर्चुनेटली टीचरों ने साइड पे एकेडमियाँ खोल ली हैं। सुबह आप उनको फीस दें, शाम को एकेडमी की फीस दें। यही ना, ये तो कारोबार बन गया, कोई बैलेंसिंग नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर मुस्तकीर साहब, मुझे ये बताएगा, जिस तरह से आपने तमाम मेहमानों की गुफ्तगू भी सुनी और इससे पहले बात हो रही थी कि तालीम वाकई कारोबार बन चुका है। कारोबार तो एक इस सेंस में भी बन चुका है कि जी हर स्कूल की जो एक चेन है वो एक डिफरेंट किस्म का निसाब प्रोवाइड करती है और इस नाम के ऊपर मोटी फीस भी बटोरती है। एक तो यकसा निज़ाम तालीम हमारे मुल्क में राइज क्यों नहीं हो सका ताकि तमाम बच्चों को एक ही जैसी एक ही तरह की तालीम मिल सके, और दूसरी बात जहाँ तक असातिज़ा की है, तो हमारे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट क्यों है कि जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती वो किसी भी स्कूल में जाके टीचर भर्ती हो जाता है? इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? तो सबसे पहले जो आपने सवाल किया है, इससे पहले मैं ये इजहार करना चाहता हूँ कि चूँकि मैं उस्तादों की कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जब ये ख़बर मैंने हुनैन की और उस्मान की और दूसरे बच्चों की सुनता रहा था, तो उस वक्त भी बहुत दुखी हुआ था, और आज आपके प्रोग्राम में तो वाकई में बहुत दुखी हूँ कि उस्ताद जिसका काम ही बच्चों की पर्सनालिटी को बेहतर करना, उसकी शख्सियत को निखारना और उसे ग्रूम करके माशरे में भेजना, वो उसे ज़िंदा रहने का ही हक़ ख़त्म कर रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख है इसका और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माज़रत करता हूँ।
जहाँ तक सवाल ये है कि उस्मान के साथ जो कुछ हुआ और हुनैन के साथ जो कुछ हुआ, तो उस उस्ताद के साथ क्या हुआ, उस कातिल के साथ क्या हुआ, ये कौन मालूम करेगा। मेरी तो दरख्वास्त है मीडिया से और आप लोगों से भी, चूँकि आपने इस इशू को उठाया है, तो आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, इसका फॉलो अप करें कि देखें ना, ये एक ख़बर बना देना और उस पर डिस्कशन का पैनल बैठ जाना और उसके बाद फिर वो हवा हो जाना, ये भी एक इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। तो मेरी गुजारिश ये है कि आपका चैनल हो, दूसरा चैनल हो, इसको फॉलो अप करें कि आखिर उसने इतना बड़ा जुर्म किया, हुआ क्या। और इससे पहले, ये पहला केस नहीं है, दूसरा केस नहीं है, इससे पहले सैकड़ों केस हुए हैं और ये आखिरी भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी होता रहेगा जब तक कि इस पर कोई तादीबी कार्रवाई ना की जाए। हाँ, तो इसमें मीडिया को एक रोल प्ले करना चाहिए, चूँकि और कोई नहीं कर रहा है। इसमें जितनी भी बातें हुई हैं और जो भी एपिसोड्स हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें जो बुनियादी बात ये है कि देखें, स्टेट का काम जो है वो शायद स्कूल खोलना नहीं है, ये मैं मान लेता हूँ। हेल्थ फैसिलिटीज़ को ख़ुद चलाना नहीं है, ये भी मैं मान लेता हूँ। दूसरे कारोबार करना, पब्लिक एंटरप्राइजेज चलाना नहीं, ये भी मैं मान लेता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं, ये सहूलियात अगर प्राइवेट सेक्टर में भी चलाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट का काम एक वॉचडॉग तो है ना, उसको देखना तो है ना कि अगर उस्ताद वहाँ अपॉइंट हो रहे हैं तो वो किस तरह के उस्ताद हैं जो अपॉइंट हो रहे हैं, जो जिसकी इस हद तक वो जा सकते हैं। अगर कोई स्विमिंग या को करिकुलर एक्टिविटीज़ का सिस्टम वहाँ पर है तो वो कैसा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो जिस स्विमिंग पूल में जा रहे हैं वहाँ डेंगू के वायरस मौजूद हैं। हाँ। इसको कौन देखेगा। ये सारी उस्ताद जो हुकूमत है उसका काम ये तो है कि उसको देखे। अगर वो नहीं देखती है तो फिर मेरे ख्याल में जुर्म में जो गवर्नमेंट है, हुकूमत हैं, वो भी शामिल है। अब जहाँ तक सवाल ये है कि एकसा तालीमी निज़ाम और जो है ये प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहे हैं जी। आपको सुन करके बहुत ताज्जुब होगा, ये शायद आपके इल्म में पहले से होगा कि जो बड़े नामी ग्रामी हैं, जहाँ मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि चैनल के लिए शायद मुनासिब नहीं है, मेरे बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, वो तो पढ़ाना तो एक उनका काम रह गया, बल्कि मैं कहूँगा धंधा रह गया। वो ये किताबें भी बेच रहे हैं, वो यूनिफॉर्म भी बेच रहे हैं, बिल्कुल, वो जूते भी बेच रहे हैं, वो रजिस्टर भी बेच रहे हैं। और मैं उस दिन से डरता हूँ कि किसी दिन वो ये ना कहें कि ये आटे की थैली भी आप ले जाएं हमारे यहाँ से, चूँकि ये खाएंगे बच्चे तो उनकी सेहत ठीक रहेगी और वो पढ़ेंगे ठीक, और वो ब्रेड्स भी हमें ना कहें कि आप हमारे पास से खरीदें। लेकिन जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा ही हो, आटा दाल चीनी भी उसी स्कूल की आपको स्टेशनरी शॉप से ही मिलेगा। हाँ, तो इसको कोई देख ही नहीं रहा ना, फिर गवर्नमेंट कहाँ है, स्टेट कहाँ है, उसकी अपनी रेट है होनी चाहिए, उसके अपना रोल है जो प्ले करना चाहिए। और जहाँ तक निसाब तालीम डिफरेंट हैं, तो अब तो जैसे मैंने कहा कि मैट्रिक सिस्टम है, कैम्ब्रिज सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम है, मदरसा सिस्टम है, होम स्कूल सिस्टम है, इतने सारे सिस्टम्स हैं। इन सारे सिस्टम्स में जो सिमिलरिटी होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड ऑफ करिकुलम, स्टैंडर्ड ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज़, वो तो आप कर लें। ज़बान, डिफरेंट ज़बान में पढ़ाना, मेरे ख्याल में ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती है कि बच्चे पहले अपनी मादरी ज़बान पढ़ें, फिर उर्दू ज़बान पढ़ें, फिर इंग्लिश ज़बान पढ़ें, फिर सही बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, ये सारी चीजें जिनके ऊपर कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी लाने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मेरे साथ चूंकि वालिदैन भी मौजूद हैं यहाँ पर, और वो तमाम पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को आज स्कूल भेजा या फिर अपने बच्चों को स्कूलिंग स्टार्ट करवा दी है, या उनके बच्चे स्कूल बहुत सालों से जा रहे हैं, उनके लिए कोई भी मैसेज उन वालिदैन से लिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब है जिन्होंने वाकई इन स्कूल का सफ़ाकाना रवैया देखा है। आप जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए कोई भी मैसेज देना चाहें? मैं सबसे तो पहले ये देखना चाहिए कि जो बच्चा हमें आगे कंप्लेन करे हम उसको फॉलो करें, टीचर्स के साथ रब्ता करें, और बच्चे के साथ क्या बिहेवियर हो रहा है ये भी देखें। हमारे जो प्राइवेट स्कूलिंग है, जो नाम ने आज स्कूल है, बड़े बड़े नाम है, मेरा बच्चा कोई आम स्कूल में नहीं पढ़ता था, अमेरिकन लेस्टफ में पढ़ता था। ठीक है, वो मतलब प्राइवेट एक स्कूल है, प्राइवेट एक स्कूल है चलती है। और सबसे बड़ी तो अफसोस की ये बात है, मेरा बच्चा प्ले ग्रुप से स्कूल में पढ़ रहा था, मेरा इनसे एक रिलेशन था, मेरा इनसे एक लिंक था, तो इन्होंने मुझसे आगे कोई एक इजहार अफसोस का एक लफ्ज़ नहीं बोला कि सर आपके बच्चे की डेथ हो गई है, हमारे टीचर की वजह से डेथ हो गई है, बल्कि उसको छुपाने की, मुझे प्रेशराइज करने की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से
ज़हनी टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है। कल मैंने अपने जो ये तालीम के वज़ीर हैं मुराद राज साहब, इनको मैंने कॉल की कि सर ये स्कूल दोबारा खुल रहा है, इसी स्कूल में मेरे बच्चे की डेथ हुई है, इसी स्कूल के जो टीचर हैं वो सही नहीं है, बच्चों पर तशद्दुद करते हैं, खुदारा पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन करें फिर इस स्कूल को खोलें। बल्कि उन्होंने मुझे डांटा कि नहीं स्कूल तो सुबह लाजमी खुलेगा, बच्चों का हर्ज होगा। मैं ये मानता हूँ कि बच्चों का हर्ज होगा, मगर जो उनकी ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है उसकी तो तलाफ़ी नहीं है। उसकी तलाफ़ी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उस्मान के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप कोई मैसेज देना चाहें? देखिए मैसेज तो मेरा सब लोगों से यही है कि अपने बच्चों की सेफ्टी को जो है वो यकीनी बनाएं। स्कूल के बजट जो है वो लाजमी क्या करें, टीचर से पूछा करें कि वहाँ पे क्या चल रहा है, जो SOPs हैं उनको देखते रहा करें कि वो SOPs वहाँ पे किस हिसाब से जो है ना फॉलो हो रही है। जैसे कि मुझे अभी जो है भाई ने यहाँ पे की बात कि स्कूल की बेहिसी अपनी जगह पे, मेरे बच्चे के साथ भी यही कुछ मसला हुआ था कि स्कूल की बेहिसी जो है वो आज तक इतनी है, उनकी बेहिसी और उनकी जो खामोशी है वो इतनी है कि आज तक मुझसे स्कूल ने कोई रब्ता नहीं किया। मुझको अभी तक ये चीज का पता नहीं चला कि मेरे बच्चे के साथ आखिर एग्जैक्टली क्या वाक़या हुआ था। वहाँ पे टीचर्स को, स्टाफ को बिल्कुल खामोश करवा दिया गया है। CCTV जो है वहाँ पे खराब हो गए हैं वहाँ पे, और कोई मुझसे रब्ता नहीं हुआ। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ इन्होंने पूल को बंद कर दिया। ये तो देखिए हल नहीं है ना, पूल को बंद करने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। मतलब कोई इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई एक्शन ले, कुछ बताया कि हाँ हमने एक्शन लिया। स्कूल देखिए मैं भी नहीं चाहूंगा कि स्कूल बंद हो, लेकिन एटलीस्ट स्कूल की जो कस्टडी है वो गवर्नमेंट अपने जो है ना हाथों में ले और बोले कि ठीक है बच्चों का पढ़ाई का खर्च हो रहा है, लेकिन हम लोग जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जब तक कल्प्रिट्स का आइडिया नहीं लगा जा रहा, गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करे, वो इसकी जो है वो ले, ताकि ये वाकया ऐसे ना हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तमाम वालिदैन का बेहद शुक्रिया। और इसके साथ साथ हमारे साथ उरूज मुईज़ मौजूद थी, डॉक्टर मुस्तगीस मौजूद थे, नईमुल हसन साहब थे, शहरबानो साहिबा थी। आप मेरे तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। जब हम स्कूलों की बात करते हैं तो आपने ये तो मिसाल सुनी होगी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जहाँ से हमें बड़ी अफसोसनाक खबरें मिलती हैं, मगर तमाम स्कूल बुरे नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि अच्छा ही तालीम देते हैं, आपके बच्चों को उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि उनके वालिदैन ट्रीट कर रहे होते हैं। मगर फिर भी अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में एडमिशन से पहले देख लीजिए कि वहाँ पर एक उस्ताद का मयार क्या है, वहाँ पर तालीम का मयार क्या है, क्या वाकई वहाँ पर मार नहीं प्यार है, और आपके बच्चे को कितना अंडरस्टैंड किया जाता है। और इसके साथ साथ आपका बच्चा जब स्कूल से वापस आके आपसे कोई बात करता है उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके तह तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। और बाकी जहाँ तक हुकूमत की बात रह गई है तो खुदारा हर गली नुक्कड़ पर एक स्कूल की रजिस्ट्रेशन को बंद कर दीजिए, शायद इससे हमारा मयार तालीम थोड़ा ऊपर चला जाए। इसके साथ ही मुझे सुबह पाकिस्तान में एक ब्रेक की तरफ पढ़ना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे और भी कुछ मामला हैं जिनके ऊपर तफसील से बात होगी। स्टे विद अस। वाकई शादी वाला जो मामला होता है बड़ा कहा जाता है, जहाँ कहा जाता है बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा आपका ज़िंदगी में एक टर्न आता है, ज़िंदगी एक अच्छी और मुसलसल एक डगर की तरफ रवाना चल पड़ती है, एक पटरी के ऊपर आ जाती है। मगर इसके साथ साथ शादी बड़ा संगीन मसला भी होती है। संगीन मसला उस सूरत में बन जाती है जब बेहतर काउंसलिंग नहीं होती। लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी हो, बच्चों की शादी से पहले काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है। और ये काउंसलिंग वो नहीं होनी चाहिए जैसे शादी हो गई और आधा घंटा पहले आपके वालिद, आपके कज़न्स बैठ के आपके साथ बात कर लेते हैं। ये काउंसलिंग वैसी होनी चाहिए, या ये काउंसलिंग का जो तरीक़ेकार है कि जब बच्चा आपका या बच्ची जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं आप उनको बताते रहें, ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाते रहें और बताएं कि शादी कर लेना कोई बड़ी काम नहीं है, शादी करके उसको निभाना, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना, ये कितना ज़रूरी होता है। इस सारे मामले पर कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर लड़का लड़की जो हैं उनकी काउंसलिंग क्यों नहीं की जाती या काउंसलिंग का मयार क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ हमेशा की तरह इस्लामिक स्कॉलर हैं प्रोफेसर नासिर साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका। मैच मेकर हमारे साथ तहमीना ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया तहमीना साहब आपका। और इसके साथ साथ हमारी बहुत ही प्यारी माहिर नफ्सियात इस्लामाबाद से नुशाबा मनान भी हमारे साथ मौजूद होंगी। नुशाबा मैंने देखा नहीं है, कैसी लग रही हैं भाई? नुशाबा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। तो चलिए मैंने देखा आपको कहने से पहले, आपको देखने से पहले कह दिया कि हमारी प्यारी सी नुशाबा हमारे साथ मौजूद होंगी। अच्छा, सबसे पहले प्रोफेसर साहब मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। इस्लाम क्या कहता है? शादी एक मुक़द्दस फरीज़ा है, इसको निभाना भी ज़रूरी है,
मगर इस शादी के लिए लड़का हो या लड़की, इसकी काउंसलिंग, उसकी तरबियत कब से शुरू कर देनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि शादी के लिए काउंसलिंग करने से बेहतर है कि बचपन से ही लड़के या लड़की को अच्छा इंसान बनाया जाए। बेशक। जो अच्छा इंसान होगा किसी भी मामले में वो कामयाब होगा इंशाअल्लाह। वैसे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादी के हवाले से चीज़ें बयान फरमाईं, उनमें यह है कि इंसान के ईमान की हिफाजत है, इंसान की नज़रों की हिफाजत है, इंसान की हया के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है इंसान की आखिरत और उसके आमाल की हिफाजत के लिए। जब इतनी बड़ी चीज़ है तो इंसान को इस हवाले से पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, और वो बचपन से ही किसी इंसान को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और इस्लामी अखलाक और किरदार जो पूरी दुनिया में जिनको अप्रिशिएट किया जाता है, उसमें अच्छा अखलाक हो, उसमें सखावत हो, उसमें जुर्रत हो, उसमें किरदार हो, उसमें एक दूसरे का लिहाज हो, उसमें दूसरों को इज़्ज़त देना आता हो, दूसरों की इज़्ज़त करनी आती हो। हमारे मुआशरे में दरअसल शादी के हवाले से जो कुछ नेगेटिव लतीफ़े बना दिए गए ना, वो शादीशुदा लोग बनाते हैं मालूम नहीं, या गैर शादीशुदा बनाते हैं। मेरे ख्याल में वैसे सब दोनों ही बना देते हैं। इनका पीछा करना चाहिए, इनका पीछा करना चाहिए कि ये लतीफ़े बनाए किसने। अच्छा, वो नौजवान बच्चे इस हवाले से बहुत नेगेटिव हो रहे होते हैं कि शादी कर ली तो अच्छा, फिर एक और मसला कि जी गालिब आना है किसी एक ने, पहला दिन बड़ा अहम है जी, आपने उससे डाढ़ा हो जाना है, उसे दबा के रख लेना है। हाँ, अब जब इस नज़रिए से जब दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो पहले दिन से ही कमज़ोरी और नेगेटिव असरात शुरू हो जाते हैं, और इंसान के जहन में जो कुछ हो उसका असर उसके इर्द गिर्द पूरे माहौल पर होता है। बहुत पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आना, लड़का ये सोच रहा हो कि एक बच्ची अपना घर मेरी खातिर कुर्बान करके आ रही है, मेरे घर में आ रही हो, ये हमारी मेहमान है, इसको हमने इज़्ज़त देनी है। पहले दिन के मेहमान को किस तरह इज़्ज़त दी जाती है, और लड़की उसको फ़ील करे अगर उसको इज़्ज़त दी जा रही है तो उसको ज़्यादा इज़्ज़त के साथ लौटाए। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत से जो शादी की जाती है वो उमूमन 4 वजूहात होती हैं। आका ने फरमाया लिमालिहा वल जमालिहा वल हसबिहा वल दीनिहा, कि उसमें लोग उसके माल की वजह से, उसके जमाल खूबसूरती की वजह से, उसके हसब और नसब की वजह से और उसके दीन की वजह से शादी करते हैं। जो सबसे आखिरी वजह बयान की आका अलैहिस्सलाम ने, फिर वही मशवरा दिया फ़ज़फ़र बिज़ात दीन, ये जो दीन वाला मामला है इसको अगर प्रेफर कर लो कि वो लड़की या लड़का दोनों के लिए नसीहत है, अल्लाह से डरता है या नहीं। आज वालिदैन जो सुन रहे हैं, पता नहीं दोबारा टाइम मिले ना मिले, वक्त प्रोग्राम का थोड़ा है, लेकिन ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि सिर्फ़ एक चीज़ देखें। हम लोग तनख्वाह देखते रहते हैं, हम लोग उसका स्टेटस देखते हैं, हम उसका उठना बैठना देखते हैं, उसका घर नाम है कि नहीं। जी हाँ, ज़ाती घर है, ज़मीन है, जायदाद है, अकेला है, फ़लाँ है। अच्छा, ये सारी चीज़ें देखें, बेशक इनका किसी न किसी हद तक बच्ची की ज़िंदगी की सहूलत में रोल होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उसका अल्लाह से डरता है या नहीं। अगर सिंपल इतनी बात को ढूंढ लेना, वो किसी ने मशवरा दिया था किसी को, उसने कहा अल्लाह से डरने वाला दामाद ढूंढो, उससे ये है कि अगर तो वो मोहब्बत करेगा तो यकीनन इज़्ज़त देगा, लेकिन अगर वो दो उससे खुश ना भी रह सका तो अल्लाह के खौफ की वजह से इसे जलील नहीं करेगा। ये इतनी प्यारी बात आपने प्रोफेसर साहब की। नुशाबा, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने खूबसूरत से बात की कि हम शादी होती है तो ये होता है कि जी कौन गालिब आ जाएगा, किसका रोब दबदबा वो पहले ही दिन शुरू हो जाएगा। ये शादी को लेके हमारा बेटा हो या बेटी, लड़का लड़की, ये दोनों की नफ्सियात क्यों इस तरह की बना दी जाती है? लड़के को दोस्त है बाप, कजन्स बाप ये कहता है भाई दबा के रख लेना पहले ही दिन, और बेटी को माँ या कोई दूसरा सिखा के या सहेलियाँ कजन्स बताती है पहले दिन ही दबा लेना, फिर तुम्हारे आगे बोलेगा नहीं। ये नफ्सियात क्यों होती है हमारी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सरवत, एक तो बहुत तारीफ़ का, और दूसरा हमेशा की तरह एक बहुत ही अच्छा और टॉपिक। देखें, पहली बात तो ये है कि जो शादी है ना, ये हम कहते हैं कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर उसके अंदर फ्री विल हो, दोनों जो लड़का और लड़की है उनकी जो उसके अंदर मर्ज़ी है उसका शामिल होना। होता ये है कि आप इसकी तरबियत, मैं बड़ी एग्री करूँगी मुफ्ती साहब की बात से कि जो लड़का इंसान बेहतर होना, अब इंसान बेहतर होना इसमें बिल्कुल यही है कि आप काउंसलिंग, माँ बाप का जो आपस में रवैया है ना, पहले तो लड़की हमेशा फैंटेसाइज कर रही होती है। हमने देखा कि मेरा जो हस्बैंड है वो अपने वालिद
कि क्योंकि बेटियां ज़्यादा करीब होती हैं तो वो उसी को ही आइडियलाइज़ कर रही होती है आगे लेटर ऑन। तो आप ये माँ बाप को देखना ज़रूरी है कि वो एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं या एक रोल मॉडलिंग कर रहे हैं अपनी औलाद के लिए। लेकिन आपको याद नुशाबा वालिदैन तो ये भी करते हैं, वालिदैन तो ये भी करते हैं, लड़का बिगड़ा हुआ है इसको लगाम डालने के लिए लड़की ले आओ। माँ बाप तो ये भी करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आने वाली अपना रिस्क लेकर आएगी, इसकी नौकरी है या नहीं वो रिस्क अपना लेकर आएगी। काउंसलिंग तो ऐसे कर रहे हैं आजकल के माँ बाप। सरवत हमारे जो सोसाइटी, मैंने आपसे कहा है ना, इतनी ज़्यादा मटेरियलाइज्ड होगी। पहली बात तो ये समझना, डिसाइड जब आप कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट, उसमें पहला डिसीजन तो ये होता है कि क्या आप किसी जंग के ऊपर जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो ये ट्रेंड है ना कि आपने सर्वाइव, पहले जो कौन ज़्यादा डोमिनेट करेगा। देखिए, जब एक चीज़ है कि डोमिनेट नहीं करना, आपने ये दोनों एक म्यूचुअल जो होता है ना, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम, वही टिपिकल मिसाल है, दो पहिए बिल्कुल मैंने देखा कि वो घर बड़े अच्छे चलते हैं जिसमें मर्द हजरात का जो फाइनल डिसीजन है, फाइनल डिसीजन का ये मतलब नहीं है कि वो अपना डिसीजन डोमिनेट करते हैं। आप ज़रूर अपना जो है अपने जो डिसीजंस हैं उनमें बेगमात को लेकर आए, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो लड़का अगर जिस घर में करे तो वो बेहतर होता है। तो मेरे ख्याल में ख़वातीन को इस मामले में थोड़ा सा अपने अंदर लचक पैदा करनी चाहिए कि वो जब मर्द के अपने मामलात होते हैं जो बाहर फाइनेंस को देख रहा होता है, ख़वातीन ज़रूरी घरेलू मामलात को देख रही होती हैं। हमारी जो बच्चियाँ, अगर हमारी ट्रेनिंग बच्चियों में ये कर दी जाए कि आपने जिम्मेदारी आपके ऊपर डबल है। हमारे यहाँ असल में रियलिटी चेक उस वक्त होता है जब बच्ची, मैं कहूँगी वो जहाज़ लैंड करता है जब ससुराल में, तो उस वक्त उसको अंदाज़ा होता है कि उसने क्या करना है। अब उसको उस वक्त पता चलता है कि अब उसने घर भी संभालना है, उसने विद इन अ फ्यू मंथ्स वो एक बच्चे की माँ भी बनने वाली है, वो फिजिकल चेंज भी अपने में देख रही होती है, इमोशनल चेंज भी देख रही होती है, साइकोलॉजिकल चेंज भी देख रही होती है, और फिर माहौल का फ़र्क लड़के की और लड़की की पर्सनैलिटी में फ़र्क है, उन दोनों की तरबियत में फ़र्क है। तो उसको एडजस्ट होने के लिए मेरे ख्याल में जो वक्त दरकार है, इधर फिर मैरिज काउंसलिंग आती है, इधर फिर हमारा काम आता है। ये काम बेसिकली मेरे ख्याल में वालिदैन को करना चाहिए, उनको लड़की को भी बताना चाहिए कि अगर कुछ मामलात शुरू में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो आप उनको वक्त दें समझने का या संभलने का, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर प्री मैरिज काउंसलिंग हो जाए, उसके अंदर हम दोनों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दोनों की तरबियत कैसी है, उनका ट्रस्ट लेवल कैसा है। ये प्री मैरिज काउंसलिंग की जो बात आप कर रही हैं, बेशक हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, मगर तहमीना साहिबा चूँकि ऐसे लोगों से मिलती हैं, उनको देखती हैं। अच्छा तहमीना साहब, मुझे ये बताएं, जो पेरेंट्स आपके पास आते हैं, वो लड़के की फैमिली भी, लड़की किसी भी की फैमिली हो सकती है, तो वो खुद कितने तैयार होते हैं, कितना उनकी तैयारी होती है, कितनी उन्होंने काउंसलिंग अपने बच्चे की होती है, या बस उन्हें ये होता है कि यार रिश्ता करा दें, बस आप हैंडल कर लेगी, बच्ची हमारी हैंडल कर लेगी, बच्चा हमारा हैंडल कर लेगा। सरवत, देखिए, जब फैमिलीज आती हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि बच्ची और बच्चे की काउंसलिंग तो ज़रूरी है, पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उनकी भी अपनी भी नहीं होती? क्योंकि देखिए, वो ठीक होंगे तो बच्चों में कन्वर्ट होगा और वो ही चीज़ बच्चों में आएगी। तो मैरिड पे होता है कि मैरिड लाइफ कैसे स्टार्ट करनी है। मेरा ख्याल है ये होना चाहिए कि हैप्पीली मैरिड लाइफ कैसे आपने गुजारनी है, उसके ऊपर जो है हमें तवज्जो देनी चाहिए। और देखिए, काउंसलिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी हो गई है अब, क्योंकि लड़की जो है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो अपनी फैमिली से शेयर करती है, वो उन लोगों से शेयर करती है जो उसकी यस में यस करेंगे और नो में नो करेंगे, और लड़का भी उन्हीं लोगों से करेगा। तो इससे बेहतर कि न्यूट्रल आप एक काउंसलर हो जो समझाए, और अच्छा काउंसलर कभी भी किसी इंसान को ये नहीं कहेगा कि दूसरा गलत है, वो कहेगा आप ठीक हो जाओ, आप में ये प्रॉब्लम है, आप इस तरह चेंजेस लाओ, आप इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हो जाओगे। ये नज़र नहीं आता आपको। और देखिए, दुनिया का जो ताकतवर तरीन जो सदर हैं, सदर ओबामा, उनकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई थी और उनकी वाइफ ने क्या कहते हैं फाइल कर दिए थे ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लेकिन काउंसलर से मिली, मैरिज काउंसलर से मिलने के बाद उनको ये हुआ कि उनके अंदर अपनी खामियां हैं जो मैरिज काउंसलर ने निशानदेही की और उन्होंने उसको ठीक किया, और उनकी माशाल्लाह लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। तो काउंसलिंग जो है ना सिर्फ पहले ज़रूरी है, बल्कि पेरेंट्स की आपको नज़र नहीं आते जब पेरेंट्स खुद आते हैं रिश्ता लेके? देखिए, पेरेंट्स जो है ना, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा गलत। देखिए, एक अगर लड़की खुश नहीं है या लड़का खुश नहीं है तो आपका एक घर का सिस्टम ख़राब हो जाता है,
उसमें आपके जो नई नस्ल आ रही है उसको आप क्या दे रहे हो। ये फिर नस्ल दर नस्ल जो है ना ट्रांसफ़र हो रहा है। इसको सबको खुश रहने के लिए सबको अपनी एनर्जी जो है पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है और हाई लेवल पे रखने की ज़रूरत है। सही है। एक पहलू तो ये है नौशाबा, लेकिन जो मेरे भाई सलीम साहब ने कॉल की थी अपनी बेटी के लिए, एक पहलू वो भी है। अब उसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रही थी, नफ्सियाती तौर पे क्या सिकनेस हो जाती है, इंसान कहते हैं बोर हो जाता है या फिर किसी दूसरे की तलाश में निकल जाता है, ये वजूहात होती हैं? 2-3-4 चीज़ें सरवत मैं बताऊंगी। देखें जो हमारे इस वक्त जो ज़्यादातर आ रहे हैं 5-6, बल्कि उससे भी रीज़न तो बहुत ज़्यादा, हर एक का डिफरेंट रीज़न हो सकता है, लेकिन जो जनरली रीज़न आते हैं, देखें फाइनेंशियल, आपको किस वक्त सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ आते हैं हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकती है। फिर लड़कियां बाज़ औक़ात ये ज़्यूम कर लेती हैं या लड़का ज़्यूम कर लेता है कि शायद उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये शक और शुबा जो होता है ये भी अंदरम्यान में करता है। जिधर आपको लगे कि कम्युनिकेशन गैप कम हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो मसला बनता है वो होता है जिधर कम्युनिकेशन कम हो जाए, और बात ज़्यादातर उस वक्त तक वर्स हो जाती है जिधर जो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, मैंने पहले भी कहा था कि छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए अच्छे होते हैं कि आप अपनी जो एनर्जी है या अपना गुस्सा है वो रोज़ का दिल अपना साफ करते रहते हैं या अपने क्लियर कर लेते हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को। जब वो इकट्ठे होते रहते हैं तो वो एक बड़ा जल्जला या बहुत बड़े डिसीजन की शक्ल में या डिवोर्स की शक्ल में सामने आते हैं, और वो कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि ये 70% केसेस में ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कम्युनिकेशन स्किल्स या गैप होने की वजह से ही होते हैं। अब जैसे मेरे भाई, मैं एक चीज़ कहूँगी कि शादी एक पैकेज होता है, बिल्कुल डील होती है। जैसे आप जाते हैं किसी चीज़ में, एक चीज़ कम होती है और एक चीज़ ज़्यादा होती है। परफेक्शन सिर्फ फरिश्तों में और अल्लाह की ज़ात में है या नबियों में। लेकिन शाबा हम तो बात करें, वो पैकेज की बात बिल्कुल सही है, मगर हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग की, जो कि नहीं हमें नजर आती। एक चीज़ में वो जो अभी आपने सरवत, हाँ जी, नहीं मैं आपको बताऊंगी। जैसे अभी हमारी कॉलर ने जो पहले साहब ने कहा कि 4 बच्चे हैं और वो घर मौजूद है, इकलौती बेटी के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, सेंसिटिविटी लेवल बहुत ज़्यादा होगा, उस बच्ची की सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हाई होगी। देखिए पहली बात मैं आपको कहूँगी, जब बच्चियाँ घर आती है ना तो लोग यही कहते हैं कि यार आपकी बच्ची पर बड़ा जुल्म हो रहा है, आप उसको ले आए। लेकिन जब बच्ची घर आ जाती है तो वही इर्द गिर्द के लोग उस बच्ची को एक्यूज कर रहे होते हैं कि इसी का ही मसला होगा। मेरे ख्याल में आप अपना, अगर आपका भांजा है तो फौरन आप अपनी बहन के साथ या अपने भांजे के साथ बैठें, क्योंकि सेपरेशन बहुत अच्छी बात है। अलहदगी हमारे दीन में भी है कि थोड़े दिन के लिए आप अपने बिस्तर या अलहदगी इख्तियार कर लें और एक दूसरे को गैप दें या ब्रेक दें कि वो आइडेंटिफाई कर लें प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में इतने अरसे में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई होगी, वो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, किसी अच्छे काउंसलर से रुजू कर लें अगर वो समझते हैं कि वो बैठकर वो नहीं कर सकते, और इस मामले को खुश उसलूबी के साथ, मेरे ख्याल में जब 4 बच्चे हैं तो बेहतर यही है कि इसके हल की तरफ और माफ़ कर देना सीखें। माफ कर देना सीख ले। हम सब में कोई ना कोई गलती जरूर होती है। अगर कोई बहुत बड़ा फिजिकल अब्यूज नहीं है, बुलिंग नहीं है, तो मेरे ख्याल में माफ कर देना। माफ कर देने से कोई इंसान किसी का कद छोटा नहीं हो जाता। अच्छा तहमीना साहब, जिस तरह से हमारी कॉलर ने गुफ्तगू की, उन्होंने कॉल पे कहा कि किस तरह से पता चले, काउंसलिंग तो अगर हम कर भी देते हैं, ये कैसे पता चले कि जिन लोगों से हम मिल रहे हैं 1 या 2 विजिट होते हैं, उसके बाद शादी या कोई इस टाइप का फंक्शन हमारा अरेंज हो जाता है, तो लोगों की असलियत का पता कैसे चले? देखें वो तो अब अल्लाह बेहतर जानता है। आप टाइम स्पेंड भी कर लो किसी के साथ, तो आप उसकी नेचर जो है वो नहीं कर भी लें। देखें ये एक ऐसा रिश्ता है, इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो बहुत अरसे से फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं, लेकिन जब लड़की और लड़के की शादी हुई उनका रिलेशन डिफरेंट निकल आया आपस में, तो वो टोटल आपस में चेंज थे। अपनी फैमिली के साथ लड़का भी बहुत अच्छा था, लड़की भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब आपस का रिलेशन हुआ तो शायद एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, फिर एक दूसरे पे ब्लेमिंग आ जाती है। अगर ब्लेमिंग एक्सपेक्टेशंस ये हटा दी जाएं किसी भी रिश्ते में, तो फिर आपका जो पॉजिटिविटी लेवल है वो इक्वल हो जाता है। सही। देख, या तो दोनों का पॉजिटिव होता है तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है तो आपकी बैलेंस लाइफ हो जाती है। लेकिन अगर दोनों ही नेगेटिव में जा रहे हों तो काउंसलिंग से आप उसको पॉजिटिव लेवल को अप लेकर आए, ताकि अच्छी ज़िंदगी गुजरे, ना सिर्फ ज़िंदगी गुजरे, अच्छी तरीके से गुजरे। और नई जनरेशन जो हम, अल्लाह ताला ने एक हमारे ऊपर एक इतना उसका कर्ज रखा हुआ है,
तो उसको अच्छे तरीके से तभी निभा सकेंगे जब हम आपस में ठीक होंगे। ठीक है, मेंटली भी और फिजिकली भी। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर साहब हम जितने काउंसलिंग के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं या बात कर रहे हैं, काउंसलिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी अपने बेटे या बेटी को सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम अब शादियाँ देखते हैं, नमूदो नुमाइश का एक ऐसा बाज़ार होता है जिसे हर एक को गुजर के जाना होता है, और ये ज़रूरी है, लाजिम है इस सोसाइटी में मूव करने के लिए कि वो नमूदो नुमाइश भी होनी चाहिए। ये कितनी गैर ज़रूरी है? और काउंसलिंग करना कि सादगी के साथ इस्लाम में जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अगर अपने दीन इस्लाम को देखते हैं, सादगी को कितना पसंद किया गया है, तो लोग इस तरफ अपने बच्चों का रुझान क्यों नहीं कर पाते? असल में जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हैं तो आपका जो मक्का या मदीना का मुआशरा था, उनके रस्म व रिवाज बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमारे अपने रस्म व रिवाज जो यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में हम लोगों के थोड़े डिफरेंट हैं। अच्छा, अगर शादी को सादगी में ला के हम उस लेवल पर बहरहाल नहीं जा सकते जो मक्का मदीना में था कि निकाह पढ़ा और रुखसत कर दिया, वो उनका अपना मुआशरा था। अच्छा, इस चीज़ को लड़का या लड़की दोनों एंजॉय नहीं करते। आप अपने मुआशरे के रस्म व रिवाज जो दीन के अंदर रह के पूरे हो सकते हैं यकीनन कर लें। लोगों को बुलाएं, खाना खिलाएं, अच्छा जो छोटा छोटा एंजॉयमेंट है वो करें सारी। लेकिन दोनों बच्चों को जो सिखाने वाली चीज़ है वो ये है, अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना डालें कि कोई कर्ज़ा उठा लें या कोई ऐसा काम कर लें, लड़की वालों पर जहेज़ का दबाव डाल देना। और ये बात जो सबसे अहम है आज के दिन भी, वालिदैन के लिए भी, भाइयों के लिए भी, लड़की का जहेज़ नहीं, उसका जो विरासत में हिस्सा है वो उसका हक है, वो दे, लोग नहीं देते, वो नहीं देते। इसी अच्छी बात के साथ, और मेरे पास वक्त भी कम है, लेकिन प्रोफेसर साहब ने बड़ी ही खूबसूरत बात की कि जहेज़ की बजाय जो बच्ची का विरासत में हिस्सा है, खुदारा उसको वो दीजिए। हमारे माशरों में जहेज़ दे के विरासत के हिस्से को दबा लिया जाता है। इसके साथ ही मुझे भी इजाज़त दीजिए। हमारे तमाम मेहमानों का, निशाबा मनान आपका, तमीना साहिबा आपका, प्रोफेसर साहब आपका, आज तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। और आज के सुबह सुबह पाकिस्तान के शो का फीडबैक हमें ट्विटर फेसबुक पेज ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।